हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल नोड्यूलर ग्वाइटर की। ठीक है ना। तो ग्वाइटर बेसिकली होता क्या है, आप लोग ने अगर अपने जो 12th स्टैंडर्ड में अगर पढ़ा होगा या फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा तो इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को ही आप लोग ग्वाइटर कह सकते हैं। ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा बहुत कुछ होता है ग्वाइटर में कि क्या होता है इसमें, नोड्यूल कैसे हो जाते हैं, टॉक्सिक नोड्यूलर ग्वाइटर कैसे बन जाता है, नॉन टॉक्सिक क्या होता है, उसमें कोलॉइड फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। तो आज हम लोग ये सब समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीपल नोड्यूलर ग्वाइटर आखिर है क्या। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करें व्हाट इज ग्वाइटर। ग्वाइटर इज डिफाइंड एज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड विदाउट हाइपरथायराइडिज्म। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड आपको 12th स्टैंडर्ड तक ठीक लगता था बोलने में, लेकिन आप एमबीबीएस के सेकंड ईयर में आ चुके हो। अब ये आपको साथ में जोड़ना पड़ेगा, विदाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होगा। तो बेसिक सी मैकेनिज्म यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म विदाउट हाइपरथायरॉयडिज्म है तो यहाँ पे हाइपो हुआ होगा, हाइपो हुआ होगा तो टीएसएच बढ़ा होगा। समझते हो कि सीरम टीएसएच लेवल जो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का बेस्ट इंडिकेटर होता है, इसको याद रखना, इंक्रीज सीरम टीएसएच। ठीक ना। तो ये बढ़ गया। इंक्रीज सीरम टीएसएच क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि भाई हाँ हमें थोड़ा सा मतलब ग्वाइटर हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या करेगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये क्या करेगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपरप्लेजिया करा देगा थायराइड ग्लैंड का। ठीक है ना। ये क्या करा देगा, हाइपरप्लेजिया करा देगा। अब इसके करने से क्या होगा कि T4 और T3 बढ़ जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा कि जो एरियाज उसका होते हैं, जो बेसिकली उसके एरियाज होते हैं जहाँ पे उनको काम करना है, तो वहाँ पे टॉक्सिक मल्टी नोडुलर ग्वाइटर वो बना देते हैं। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी मैकेनिज्म रही। ठीक है। ठीक। तो ये देखो, तो ग्वाइटर इज़ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ थायराइड डिजीज़। तो ये क्या है जो है मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है थायराइड डिजीज़ का। सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है, तो कोई भी एग्जामिनर पूछता आपसे तो कहोगे आप ग्वाइटर है। ठीक है ना। इसके दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है। क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म हो सकते हैं, डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर हो सकता है और मल्टी नोडुलर ग्वाइटर हो सकता है। ठीक है ना। तो इनकी मैं बात आगे करूंगा। सबसे पहली बात करते हैं डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर की। नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर, ठीक, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज होता है, डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये किससे कैरेक्टराइज हो गया आपका, ये किससे कैरेक्टराइज हो गया, डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब समझते हो कि कोई मतलब एक पर्टिकुलर नहीं है, पूरा ही इनलार्जमेंट हो गया। डिफ्यूज है ना, डिफ्यूज लिखा है, ये नाम में ही डिफ्यूज है। डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर, डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो माइक्रोस्कोप विदाउट एनी नोडुलैरिटी, यहाँ पे नोडुलैरिटी का नाम लिया है, नहीं लिया है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, इट इज द डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड विदाउट एनी नोडुलैरिटी। ठीक है, नोडुलैरिटी नहीं है। तो माइक्रोस्कोप लेके क्या देखोगे आप, तो माइक्रोस्कोप लेके देखोगे कि कंसिस्ट ऑफ लार्ज थायराइड फॉलिकल्स। यहाँ पे आपके जो थायराइड फॉलिकल्स है, जो आपके मेन थायराइड में क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है ना। थायराइड फॉलिकल्स वहाँ पे जाता है, ठीक है ना, आयोडीन वहाँ पे ट्रैप, फिर कोलॉइड में जाता है, वहाँ पे सिंथेसिस होती है थायराइड पेरोक्सीडेज के कारण से। तो ये सब आप चीज़ें जानते हो। तो माइक्रोस्कोपली क्या करता है, ये लार्ज थायराइड फॉलिकल्स करता है, कंसिस्ट करता है डिस्टेंडेड विथ कोलॉइड। डिस्टेंडेड विथ कोलॉइड क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं, जो ये फॉलिकल हो गया, मान लो एक फॉलिकुलर सेल हो गया, ठीक है ना, ये फॉलिकुलर सेल हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। और इस अगर ये तुम्हारा ये जो कोलॉइड है, इसके अंदर कोलॉइड होता है, कोलॉइड को अगर ये डिस्टेंड कर दिया तो बड़ा हो जाएगा। तो लार्ज थायराइड फॉलिकल डिस्टेंडेड विथ कोलॉइड, ऑल्सो नोन एज कोलॉइड ग्वाइटर। इसी को क्या कहते हैं अपन, कोलॉइड ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज कोलॉइड ग्वाइटर, इसी को डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर को ही क्या कहते हैं अपन, कोलॉइड ग्वाइटर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टी नोडुलर ग्वाइटर की। व्हाट इज मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, इट इज लॉन्ग स्टैंडिंग सिंपल ग्वाइटर। पहली बात तो ये सिंपल ग्वाइटर है, ठीक है, डिफ्यूज एंड सिमेट्रिक इन्लार्जमेंट होता है। ठीक, ये लॉन्ग स्टैंडिंग सिंपल ग्वाइटर है। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय तक जो चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिफ्यूज होता है। पहली बात तो ये पूरा डिफ्यूज मतलब पूरा का पूरा, और सिमेट्रिक इन्लार्जमेंट मतलब सिमेट्री होती है इसमें, कोई सिमेट्री होती है। डिफ्यूज सिमेट्रिक इन्लार्जमेंट और इसमें होता है। ठीक है ना। तो रिकरेंट इसमें क्या होता है कि अभी क्या होता है कि इसमें रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हाइपरप्लेजिया एंड इन्वोल्यूशन कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ मोर इरेगुलर इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड नोन एज मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। ठीक, क्या होता है बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हाइपरप्लेजिया आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो लॉन्ग स्टैंडिंग सिंपल ग्वाइटर है। ग्वाइटर कब होता है, जब आपको
हाइपोथायरॉयडिज्म हो, ठीक है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म हो तब गोइटर आपको होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग सिंपल गोइटर हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा कि डिफ्यूज एंड सिमेट्रिक इन्लार्जमेंट कराएगा थायराइड ग्लैंड का। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, मैंने बताया ही था कि वहाँ पे आपको क्या बताया था, ऊपर क्या बताया था, ये हाइपरप्लेजिया होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे बताया था ना आपको, हाइपरप्लेजिया हो जाता है इंक्रीज CMTHH से। तो वही चीज़, तो यहाँ पे रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हाइपरप्लेजिया आएंगे एंड इन्वॉल्यूशन होगा, और इसी का इन्वॉल्यूशन होगा कंबाइन टू प्रोड्यूस मोर इरेगुलर इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड, और इसी का इन्वॉल्यूशन होगा कंबाइन टू प्रोड्यूस मोर इरेगुलर इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। रिकरेंट एपिसोड ऑफ हाइपरप्लेजिया हुए तो ये क्या करेंगे, इन्वॉल्यूट करेंगे एंड इन्वॉल्यूशन कंबाइंड टू प्रोड्यूस मोर इरेगुलर इन्लार्जमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरेगुलर इन्लार्जमेंट, देखो रेगुलर इन्लार्जमेंट मतलब कि डिफ्यूज इन्लार्जमेंट नहीं, देखो इरेगुलर, यहाँ पे डिफ्यूज कहते हो लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर के लिए, लेकिन यहाँ पे मोर इरेगुलर इन्लार्जमेंट देखोगे थायराइड इज नोन एज मल्टी नोडुलर गोइटर। तो नोड्यूल के फॉर्म में, जैसे ये मैं मान लेता हूँ ये अपना थायराइड ग्लैंड है, तो मतलब ये ठीक है ना, तो थायराइड ग्लैंड ऐसे ऐसे करके मतलब ग्रो करेगा, नोड्यूल उस पर बन जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि उसमें नोड्यूलर फॉर्म में होने लगेगा, ठीक है, तो थायराइड आपका नोड्यूलर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोर इरेगुलर इन्लार्जमेंट होगा, ठीक, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हाइपरप्लेजिया से, ठीक है। तो सिंस मल्टी नोडुलर गोइटर आर डिराइव फ्रॉम सिंपल गोइटर, ठीक है ना, सिंपल गोइटर से ही डिराइव है, ठीक, दे ऑकर इन बोथ स्पोरैडिक एंड एंडेमिक फॉर्म, ये बोथ स्पोरैडिक और एंडेमिक फॉर्म में ऑकर कर सकते हैं। तो व्हाट आर स्पोरैडिक एंड एंडेमिक फॉर्म, तो पहली बात तो जो है एंडेमिक फॉर्म में कोई देखो एक पर्टिकुलर एरिया में हो गया, एंडेमिक फॉर्म मतलब कि कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश ले लो या एडीज बेल्ट ले लो, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आयोडीन की कभी कभी डिफिशियंसी हो जाती है, लोग आयोडीन कम खाते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल नोडुलर गोइटर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। या स्पोरैडिक कॉज ले लो, स्पोरैडिक मतलब कोई मतलब अचानक से कोई हो गया, तो मोस्टली ये फीमेल्स में होता है, सीनियर प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी भी देख सकते हैं फीमेल्स में, ठीक है ना, तो ये एक चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉर्मल थायराइड सेल आर हेट्रोजेनस विद रिस्पेक्ट टू TSH। जो नॉर्मल थायराइड सेल्स होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं, हेट्रोजेनस मतलब समझते हो, अलग अलग शेप के, अलग अलग मतलब, ठीक है ना। तो नॉर्मल थायराइड सेल जो है हेट्रोजेनस है विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स टू TSH। क्या होता है कि कुछ सेल क्या होते हैं कि कुछ सेल ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं TSH को, कुछ सेल कम देते हैं, तो नॉर्मल थायराइड सेल होते हैं जो कि कुछ ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं रिस्पॉन्स। एंड एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ठीक है, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, और हो सकता है उनके सेल्स में भी डिफरेंस हो सकता है, जैसे उनके सेल्स हर मतलब कि एक तरह ही नहीं काम करते, कुछ सेल ज़्यादा काम करते, कुछ सेल कम काम करते, कुछ ज़्यादा रिप्लिकेट करते, कुछ कम रिप्लिकेट करते, तो यही सब है। तो थायराइड सेल विथ हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ पोटेंशियल रेप्लिकेट एक्टिवली, यहाँ क्या होता है कि जो थायराइड सेल है अपना, जिसके पास हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ है, जिसके पास खुद का मतलब कि वो ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, जैसे एक क्लास में 150 बच्चे हैं, ठीक है ना, एक क्लास में 150 बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ की एबिलिटी स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, कुछ की पढ़ाई में ज़्यादा है, कुछ की शायद से बातें करने में ज़्यादा है, ठीक है ना, तो सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह थायराइड में कुछ की जो है एबिलिटी टू रेप्लिकेट ज़्यादा है, कुछ हेट्रोजेनस है अपने रिस्पॉन्स को लेके जो TSH से आता है, तो यही चीज़ है, ठीक है ना। तो थायराइड जो जिनके पास हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा, कोई बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा होगा, हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा उसका पोटेंशियल, वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा एक्टिवली, वो आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यही उस तरह से अपने क्लासरूम का एग्जाम्पल लेके समझ जाना है इसको, ठीक है ना। थायराइड सेल विथ हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ पोटेंशियल रेप्लिकेट एक्टिवली, थायराइड विथ हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ पोटेंशियल रेप्लिकेट एक्टिवली, ठीक है ना, ये रेप्लिकेट करते हैं एक्टिवली। अब समझने की कोशिश करते हैं वो इवोल्यूशन ऑफ मल्टी नोडुलर गोइटर, इवोल्यूशन ऑफ मल्टी नोडुलर गोइटर समझने की कोशिश करेंगे कि थायराइड सेल विथ हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ पोटेंशियल क्या होता है, कि थायराइड विथ सेल्स विथ हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ पोटेंशियल क्या होता है, एक्टिव रिप्लिकेशन म्यूटेशन इन TSH सिग्नलिंग पाथवे, ये क्या करेगा, TSH सिग्नलिंग पाथवे एक्टिव रिप्लिकेशन मतलब कि रिप्लिकेशन कराएगा, एक्टिव रिप्लिकेशन म्यूटेशन कराएगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑटोनॉमस ग्रोथ होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल नोड्यूल, पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल नोड्यूल बन जाएंगे, ठीक है। अनइवन फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कोलॉइड, यहाँ पे क्या होगा, अनइवन होगा, ठीक है ना, इरेगुलर
इरेगुलर फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, अनइवन फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ कोलॉइड हो जाएगा। लेकिन जो आपका डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक में था, क्या वहाँ पे क्या होता था कि कैरेक्टराइज वो कैसे करते हैं, डिफ्यूज इन्लार्जमेंट होता था। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा करेंगे, कुछ कम करेंगे, ठीक है ना। तो थायराइड सेल विद हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ पोटेंशियल क्या करेगा, टीएसएच सिग्नलिंग पाथवे के कारण, मतलब कि एक्टिव रिप्लिकेशन म्यूटेशन के कारण टीएसएच सिग्नलिंग पाथवे में कुछ ऑटोनोमस ग्रोथ करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल नोड्यूल कराएगा, और अनइवन फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होगा अनइवन, ठीक है ना। अनइवन फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल है लेकिन अनइवन फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया है, ठीक है ना। फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया आपका अनइवन है, बहुत ही मतलब इरेगुलर है, ठीक है ना। और वहाँ क्या करेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ कोलॉइड करा देगा। वो क्या करेगा, आपका एक्यूमुलेशन ऑफ कोलॉइड करा देगा। क्या करेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ कोलॉइड, ठीक है ना, कोलॉइड का एक्यूमुलेशन करा दिया। अब क्या होता है कि इससे क्या होगा, जो आपका टेंशन है, टेंशन एंड स्ट्रेसेस क्या करेगा, टेंशन एंड स्ट्रेसेस करा देगा, ठीक है ना। और रिक्वायर फॉलिकुलर वेसल्स, फॉलिकल्स एंड वेसल्स, ठीक। अब क्या करेगा, जैसे आपका मान लो कि आपका जब अनइवन फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हुआ और अनइवन ग्रोथ ऑफ, जैसे ये आपका अनइवन फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हुआ, ठीक है ना। अनइवन आपका फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ कोलॉइड हुआ, तो क्या होता है, टेंशन और कुछ बॉडी में टेंशन हो जाता है, ठीक है ना। अनइवन ग्रोथ के कारण से टेंशन में स्ट्रेसेस होने लगते हैं, तो उसके लिए क्या करता है, उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ फॉलिकल्स चाहते हैं, ठीक है ना। रिक्वायर ऑफ फॉलिकल्स एंड वेसल्स, उसको वेसल्स कंपनसेट करने के लिए फॉलिकल्स और कुछ वेसल्स चाहिए। तो वहाँ से उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, कभी कभार इसमें हेमरेज हो जाता है, स्कारिंग हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। HSC याद रखना, HSC, ठीक है, HSC याद रखना, ठीक है ना। हेमरेज, स्कारिंग और कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की आई होप उतना समझ में आया होगा, आपको नहीं समझ आया दोबारा से देखना। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होता है, मल्टी नोड्यूलर होता है। सबसे पहले एसिमेट्रिक इनलार्ज थॉराइड होगा। सबसे पहले तो एसिमेट्रिक है भैया, में एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन मिड लाइन स्ट्रक्चर्स। ये क्या करेगा, जैसे अगर ये बड़ा होता है कोई भी, मैं जैसे मान लेते हैं कि ये एक पेन है, ठीक है ना, ये तीन चार पेन है, ठीक है ना, ठीक है। एक और पेन ले लेते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, ये बीच वाला जो है इनलार्ज करने लगा, ये बीच वाला इनलार्ज करने लगा, बड़ा होने लगा, तो ये टेंशन डालेगा ना और चीज़ों पे, अपने और स्ट्रक्चर्स पे क्या करेगा, कि जो है टेंशन डालने लगेगा, तो ये उधर खींचने लगेगा, ठीक ना। तो यही सेम चीज़ इसमें होती है, ठीक। कि क्या करेगा, जब इसका एसिमेट्रिक ग्रोथ होगा, इसका एसिमेट्रिक ये जो ग्रोथ करेगा तुम्हारा मल्टी नोडुलर गोइटर, जो कि एसिमेट्रिक इनलार्जमेंट करेगा, तो क्या करेगा कि ये एक्सर्ट करेगा लेटरल प्रेशर और मिड लाइन स्ट्रक्चर, ये मिड लाइन स्ट्रक्चर पे लेटरल प्रेशर डालेगा। तो ग्रोथ जो होती है बिहाइंड मोस्टली स्टर्नम होती है, क्लाविकल्स के पीछे होती है, लेवल्ड एज इंट्राथोरैकिक और प्लंगिंग गोइटर। ये इसको क्या कहते हैं, जैसे स्टर्नम के पीछे ही ग्रोथ होगी भैया, स्टर्नम के आगे थोड़ी ना ग्रोथ हो जाएगा थायराइड का, ठीक है ना। स्टर्नम के आगे थोड़ी ना, वो तो बोन है, वो भैया ऐसा थोड़ी ना होगा कि स्टर्नम के आगे ग्रोथ हो जाए, ठीक है। और बिहाइंड स्टर्नम होगा, क्लैविकल्स के भी बिहाइंड होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंट्राथोरैकिक और प्लंगिंग गोइटर, इंट्राथोरैकिक कहते हैं या प्लंगिंग गोइटर कहते हैं, ठीक है ना। इसके मैं कट सरफेस की बात करूँ, कट सरफेस पे क्या देखोगे आप, तो इरेगुलर नोड्यूल्स देखोगे, सिंपल सी बात है कि, ठीक है ना। इरेगुलर नोड्यूल शोइंग अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्राउन जिलेटिनस कोलॉइड। काटोगे तो क्या देखोगे, इरेगुलर नोड्यूल्स पहली बात तो दिखेंगे ही दिखेंगे। शोज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्राउन जेनेटिनस कोलॉइड, यहाँ पे एक ब्राउन जेनेटिनस कोलॉइड मिलेगा, ठीक है ना, ब्राउन जेनेटिनस कोलॉइड। और रिग्रेसिव चेंजेस लाइक हेमरेज, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस, ठीक है ना, फाइब्रोसिस, सिस्टिक चेंजेस सब ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। हेमरेज दिखेगा, मैंने बताया ही था कि टेंशन स्ट्रेसेस के कारण फॉलिकल्स एंड वेसल्स का कभी कभार जैसे रिक्वायर करते हैं, तो उसके कारण से कभी कभार उसमें हेमरेज, स्कारिंग और ये हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो यही चीज़ बता रहा है कि रिग्रेसिव चेंजेस कुछ आएंगे उसमें, हेमरेज, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस और सिस्टिक चेंज, हेमरेज, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस और सिस्टिक चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, इसके माइक्रोस्कोपी क्या हम लोग देखेंगे,
द नोड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ कोलॉइड फिल्ड फॉलिकल्स, ठीक है ना। पहली बात, नोड्यूल्स के अंदर क्या होगा, कोलॉइड फिल्ड फॉलिकल्स होंगे, ठीक है ना, और वेरिंग साइज लाइंड बाय फ्लैट टू क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे भैया इरेगुलर ग्रोथ था, तो कुछ क्या होगा, इनका साइज वेरी ही करेगा, फॉलिकल्स ऑफ वेरिंग साइज देखोगे तुम, ठीक है ना, लाइंड बाय फ्लैट टू कोलॉइडल एपिथेलियम। जिसमें कोलॉइड ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्लैट होगा, और जिसमें कम होगा वो कोलॉइडल एपिथेलियम होगा। तो कोलॉइड फिल्ड फॉलिकल्स में फ्यूज टू फॉर्म लार्ज कोलॉइड फिल्ड सिस्ट। अब जो ये कोलॉइड फिल्ड फॉलिकल्स है, कुछ कुछ कोलॉइड फिल्ड फॉलिकल्स हैं, वो अपने में ही फ्यूज़ करवा के क्या करा देते हैं, एक कोलॉइड फिल्ड सिस्ट बना देते हैं, ठीक है, सिस्टिक फॉर्मेशन करा देते हैं, ठीक है। इन द बैकग्राउंड ऑफ इनलार्ज मल्टीनोड्यूलर थायराइड, अ सॉलिटरी डोमिनेंट हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल में शो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी, ठीक है ना। क्या होता है कि इसके बैकग्राउंड में, अगर मैं इसके बैकग्राउंड में देखूं कि, ठीक है ना, तो एक इनलार्ज मल्टीनोड्यूलर थायराइड के, तो एक सॉलिटरी, एक डोमिनेंट मतलब कि जो दूसरे पे डोमिनेट करे, और हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल जिसके पास रेप्लिकेटिव पोटेंशियल ज़्यादा हो। सॉलिटरी डोमिनेंट हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल में शो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, ये क्या करेगा, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया करेगा भाई, ठीक है ना, हाइपरट्रॉफी करेगा, कॉल्ड एज नोडुलर एडेनोमेटस क्वाइटर, ठीक है ना। ये नोडुलर एडेनोमेटस क्वाइटर कहलाता है, ठीक है ना। क्या करेगा ये, लार्ज मल्टीनोड्यूलर थायराइड की अगर हम लोग बात करें, एक सॉलिटरी जो है डोमिनेट करेगा, एक सॉलिटरी डोमिनेट करेगा और हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल बनाएगा, ठीक। और ये क्या करेगा, मेशो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी, ये फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया कर देगा, हाइपरट्रॉफी कर देगा, कॉल्ड नोडुलर एडेनोमेटस क्वाइटर। इसको क्या कहेंगे, नोडुलर एडेनोमेटस क्वाइटर, ठीक। तो एडिनोमेटस क्वाइटर कैन बी कंफ्यूज विद द फॉलिकुलर एडिनोमा, ठीक। एडिनोमेटस क्वाइटर जो है ये कंफ्यूज किससे किया जा सकता है, फॉलिकुलर एडिनोमा से कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक। एडिनोमेटस क्वाइटर जो है, जो आपका ये जो ग्लैंडुलर वाला है, ये कंफ्यूज कर सकते हैं, कभी कभार हम लोग फॉलिकुलर एडिनोमा से कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉलिकुलर एडिनोमा से, तो उसकी मैं बात करूँगा, ठीक है ना। हाउएवर द लेटर शोज द प्रोमिनेंट कैप्सूल विच इज लैकिंग इन एडिनोमेटस नोड्यूल, ठीक। लेकिन जो फॉलिकुलर एडिनोमा में उसमें कुछ कैप्सूल होता है, प्रोमिनेंट कैप्सूल होता है, जो इसके पास एडिनोमेटस नोड्यूल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एक बात रही आपके उसकी एडिनोमेट मतलब कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या थी कि जो बैकग्राउंड में लार्ज मल्टीनोडुलर थायराइड की एक सॉलिटरी डोमिनेंट हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल देखेंगे विच में शो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। सॉलिटरी डोमिनेंट होता है हाइपरप्लास्टिक, सॉलिटरी डोमिनेंट हाइपरप्लास्टिक शो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी कॉल्ड एज नोडुलर एडेनोमेटस क्वाइटर, ठीक। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, क्लिनिकल फीचर पेशेंट कैसे आपको प्रेजेंट करेगा, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। पेशेंट आर यूजली यूथोराइड, ये यूथोराइड होता है पेशेंट जो है, और प्रेजेंट विथ एसिम्टोमेटिक मास इन द नेक, एक एसिम्टोमेटिक मास देगा नेक में अपने लेके आएगा, ठीक है ना। कि हाँ भाई कि डॉक्टर साहब ये देखिए गले में हमारे सूजन हो गई है, सूजन बोलेगा तो आपको समझ जाना हाँ ये हो सकता है क्वाइटर हो। सम पेशेंट्स में सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म, कुछ में सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है ना। हाइपरथायराइडिज्म हो गया क्यों, एंड अगर हाइपरथायराइडिज्म हुआ एंड डिक्रीज सीरम TSH लेवल, देखो हाइपरथायराइडिज्म होगा तो डिक्रीज सीरम TSH लेवल होगा। अदर्स में डेवलप फ्रैंक हाइपरथायराइडिज्म एंड और टॉक्सिक मल्टीन्यूडुलर गोइटर, कुछ के अंदर तो एक सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म होगा एंड डिक्रीज सीरम TSH लेवल, और कुछ के अंदर फ्रैंक हाइपरथायराइडिज्म होगा और टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। फ्रैंक मतलब हाइपरथायराइडिज्म होगा, कोई मतलब दिखावा नहीं, सब क्लिनिकल नहीं, मतलब कि दिख रहा है कि हाँ भैया इस बंदे को हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक। मेन सिम्टम्स आर ड्यू टू मास इफेक्ट्स, मेन सिम्टम्स के ड्यू टू मास इफेक्ट्स होते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ट्रैकिया, डिस्फेजिया ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इसोफेगस, वीनस कंजेशन, हेड कंप्रेशन ऑफ सुपीरियर वेना कावा, हॉर्सनेस ड्यू टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कंप्रेशन। इसके मेन सिम्टम्स क्या क्या देखोगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देख लोगे आप, ठीक है ना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करा दिया, कंप्रेशन ऑफ ट्रैकिया करा दिया, मतलब कंप्रेशन करा दिया, डिस्फेजिया खाना ड्यू टू नहीं अच्छे जा रहा है क्योंकि कंप्रेशन ऑफ इसोफेगस हो चुका है, वीनस कंजेशन हो सकता है क्योंकि जुगुलर वेन अभी कंप्रेस हो गई, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ सुपीरियर वेना कावा कंप्रेस हो गई, ठीक है ना, हॉर्सनेस हो सकती है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है ना। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स कुछ हो सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत,
और इसकी कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात करूँ, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको बता दूँ मैं, कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस भी सुन के जाओ कि सिस्टिक लीजन हो सकता है, यहाँ पे सिस्टिक लीजन का फॉर्मेशन हो सकता है, सिस्टिक लीजन, ठीक है ना, फॉर्मेशन हो सकता है। और यहाँ पे हीमरेज तो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है, हीमरेज हो सकता है। जुगुलर वीनस कंप्रेशन होता है, जुगुलर वीनस कंप्रेशन हो सकता है, जुगुलर वीनस कंप्रेशन हो गया। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, जुगुलर वीनस कंप्रेशन से कंप्रेशन ऑफ फेस होता है ना, बेसिकली कंप्रेशन ऑफ फेस हो जाएगा, ठीक, कंप्रेशन ऑफ फेस। और इसी को एक साइन कहते हैं, इसको कहते हैं पेम्बर्टन साइन, इसी को क्या कहते हैं, पेम्बर्टन साइन कहते हैं। तो ठीक है, तो ये बात रही आपकी थायराइड की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।